वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। अब ये जानना दिलचस्प है कि ड्रैगन के साथ उसका किस तरह का रिश्ता था। ईदान ने सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। हर कोई, यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चे भी, मानो ईदान की बात समझ रहे हों, निमू की ओर देख रहे थे, उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। निमू को इस बारे में कैसे पता चला? मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि निमू और ड्रैगन का एक बच्चा और एक बेटी भी हों, यूलिया ने पहले इजी और फिर रेजी की ओर देखते हुए कहा। अराबिल हंसे बिना नहीं रह सकी। ईदान ने भी यहाँ आने से पहले कुछ ऐसा ही कहा था। कुछ विचार करने के बाद अन्य लोग भी यूलिया की धारणा से सहमत होने लगे। सियारा ने कहा कि ऐसी घटना की संभावना बहुत अधिक है। हाँ, मुझे और कोई कारण नहीं दिखता कि ड्रैगन निमो को अपना चिन्ह क्यों देगा। ड्रैगन गर्वीले प्राणी होते हैं और वे ऐसे ही किसी ऐसे प्राणी को अपना चिन्ह नहीं देंगे जो ड्रैगन जाति का नहीं है। मेलिका ने सहमति जताते हुए निमो को ड्रैगन से मिले जीवन साथी चिन्ह का उल्लेख किया। वैसे ड्रैगन का जीवन साथी चिन्ह थोड़ा खास है निमो, बहुत से लोग तुम्हारी जगह पर होना चाहेंगे, मेलिका ने मुस्कुराते हुए कहा। एक पिशाच और ड्रैगन से जीवन साथी के निशान, एक बहन से एक पेंडेंट जिसे मैं नहीं जानता। तुम्हारा लिम्बो जाने से पहले कौन थे निमो? यदि पहले सियरा को केवल इस बात में दिलचस्पी थी कि निमो के पास एक पेंडेंट है, तो अब उसका ध्यान काफी बढ़ गया है उस आदमी की ओर जिसे एक अज्ञात बहन ने चुना था। बहन, यहाँ हर कोई जानना चाहता है, अराबिल ने हंसते हुए जवाब दिया। दोनों छोटी बच्चियों द्वारा एक दूसरे से संक्षिप्त परिचय के बाद सभी मेलिका द्वारा तैयार किए गए भोजन कक्ष में चले गए। वे एक सुखद वातावरण में बातचीत जारी रखने के लिए मेज पर बैठ गए। हालांकि इससे पहले कि सब शांत होते, एक छोटी घटना घटी। जब ईदान ने रिजी को मेलिका को सौंपने की कोशिश की तो वो रिजी उसके हाथों से कसकर चिपक गई और उसे छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। जब ईदान ने जोर लगाया तो रिजी रोने लगी। रिजी ने ईदान को छोड़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया, यहाँ तक कि जब वो उसे निम्मू को सौंपना चाहता था। ये देखकर सब हैरान रह गए। ईदान ने उनके अनुबंध से रिजी की गहरी बेचैनी और उसे छोड़ने की उसकी गहरी अनिच्छा को भांप लिया था। अराबिल की नज़रें तुरंत खतरनाक नज़रों से बच्ची पर टिक गईं और उसकी उपस्थिति बदल गई, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर खिंच गया। सियरा और मिलीशा ने अराबिल में आए जोरदार बदलाव को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कुछ देर तक उसे देखने का फैसला किया। फिर उससे पूछा कि उसके साथ क्या हो रहा है। रिजी के विपरीत इजी दूसरों को शांति से स्वीकार करती थी। जब निमो ने उसे यूलेलिया को सौंप दिया तो उसने कोई विरोध नहीं किया। ईदान ने बच्चे को दूसरों को देने से इनकार कर दिया और मेज कर बैठ गया, बच्चे रिजी को गोद में लिए हुए। वो सोच रहा था कि कैसे जल्द से जल्द इस अनुबंध को तोड़ा जाए, इससे पहले कि बच्चा उससे पूरी तरह चिपक जाए। अराबिल उसके बगल में बैठ गई और ईदान ने उस पर दुष्प्रभाव का एक और प्रकटीकरण देखकर कड़वाहट से मुस्कुराया। जल्द ही मेज पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन और पेय पदार्थ परोसे जाने लगे। इससे पहले कि सब लोग खाना शुरू करते, एक नया मेहमान उनके साथ आ गया। किटी, जो निमो के कंधे पर बैठी थी, तुरंत नीचे कूद गई और अपने मेहमान अपने नेता जेमिनाई की ओर दौड़ी। किटी, जेमिनाई ने उसे पुकारा और बिल्ली का बच्चा उसकी बाहों में कूद पड़ा। जेमिनाई, सभी ने डॉपलगैंगर वन के पर्यवेक्षक का अभिवादन किया। जेमिनाई ने किटी को प्यार से सहलाया और सबका अभिवादन किया। डॉपलगैंगर फॉरेस्ट की सुपरवाइजर होने के नाते वो निषिद्ध क्षेत्र में हो रही हर गतिविधि पर नजर रख सकती थी और जाहिर है उसे समूह में हो रही सभी चर्चाओं की जानकारी थी। इसलिए उसने बस बच्चों पर एक नज़र डाली और अपनी नज़रें अराबिल पर गड़ा ली। ये अराबिल के व्यवहार में अचानक परिवर्तन और जेमिनाई द्वारा महसूस की गई परिचित भावना थी, जिसने उसे स्वयं आकर देखने को प्रेरित किया। जेमिनाई की नज़रों से अराबिल भ्रमित हो गई और उसकी नज़रों के तहत दुष्प्रभाव की अभिव्यक्ति धीरे धीरे कम हो गई, जिससे अराबिल अपनी सामान्य स्थिति में लौट आई। दिलचस्प है, जेमिनाई ने ये देखकर कहा। तुम्हें क्या हुआ अराबिल? फिर उसकी नज़र ईदान पर पड़ी और जैसे ही उसने उसे करीब से देखा, उसे महसूस हुआ कि वो भी बदल रहा है। और तुम्हारे साथ भी? ईदान पहले उदास होकर मुस्कुराया और स्वीकार किया कि वो भी पकड़ा गया है, लेकिन फिर जब उसे याद आया कि जेमिनाई कौन है तो उसकी आंखें चमक उठीं।
जेमिनाई डॉपलगैंगर्स की नेता और डॉपलगैंगर्स के जंगल की पर्यवेक्षक है। एक निषिद्ध क्षेत्र एक ऐसी जगह जो पागलपन की ऊर्जा का स्रोत है। अगर जेमिनाई नहीं तो इस ऊर्जा के बारे में सबसे अच्छी जानकारी किसको है? ईदान ही नहीं बल्कि अराबिल को भी ये बात याद थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और जेमिनाई को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वो अराबिल को इस दुष्प्रभाव से निपटने में मदद करेगी। अन्य लोगों ने भी उस जोड़े को देखा। अपनी दुनिया में लौटने के बाद ईदान और अराबिल ने अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कहानी को कुछ हद तक सरल किया और सिर्फ मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया। ईदान और अराबिल ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने पारिवारिक समस्याओं के कारण थोड़ी देर के लिए अपनी पहचान छिपाने का निर्णय लिया और सो कॉल्ड जागरूक एसोसिएशन में पंजीकरण कराया। ईदान की बड़ी बहन से मुलाकात की और इरीन और अराबिल के छोटे भाई के बीच हुए रहस्य उद्घाटन के बारे में बताया। हाँ, तो आपकी बड़ी बहन ईदान और आपके छोटे भाई अराबिल हर तरह से आप दोनों से आगे निकल गए हैं, हालांकि आप ही उनके मिलाप का कारण थी, यूलिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। और बाकियों को भी ये मज़ेदार लगा। ईदान और अराबिल ने हार मान ली और केवल सिर हिलाया। अपनी बहन से मिलने के बाद मुझे अपने वंश में बदलाव महसूस हुआ और मैंने उसे अपने नियंत्रण में लेने का फैसला किया और अंततः मैं इसमें सफल रहा। तो आप फिर भी ऐसा करने में सफल हो गए? मिलिका ने ईदान की सफलता से सचमुच आश्चर्यचकित होकर कहा। मिलिका ने खुद देखा था कि ईदान के लिए जब वो अपने अल्फा वंश पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था तो ये कितना मुश्किल था। हाँ मास्टर, मैं ऐसा करने में सफल रहा, ईदान ने मुस्कुराते हुए पुष्टि की। बधाई हो ईदान, मिलिका ने ईदान को उसकी सफलता पर बधाई दी। हाँ ईदान, आपकी सफलता के लिए बधाई हो। अन्य लोगों ने भी ईदान को उसकी उपलब्धि के लिए बधाई दी। आप सभी का धन्यवाद, ईदान ने सच्चे मन से कहा। हालांकि उसे पहले भी बधाइयाँ मिली थीं, लेकिन उसे इतनी सच्ची बधाइयाँ पहले कभी नहीं मिली थीं जितनी अब मिल रही हैं। उसे अपने परिवार में भी इतनी सच्ची बधाइयाँ याद नहीं थीं। ईदान ने आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। फिर आंखें खोलकर उसने अपनी कहानी जारी रखी। जब मैंने अपने वंश पर नियंत्रण पा लिया तो उसमें समाही सारी पागलपन की ऊर्जा मुक्त हो गई और फिर अराबिल और मैंने इस पागलपन की ऊर्जा के इस उभार का उपयोग करने का निर्णय किया। क्या? जेमिनाई, मिलिका और सियरा ने एक साथ कहा। तुमने क्या कहा कि आपने क्या किया? मिलिका ने अपने लंबे कानों पर विश्वास न करते हुए पूछा। क्या तुमने सफलता पाने के लिए पागलपन की ऊर्जा का इस्तेमाल किया? क्या तुम पागल हो? सियरा ने जोर से लगभग चिल्लाते हुए पूछा। जेमिनाई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा गंभीर था। ईदान और अराबिल ने अपने माता पिता के सामने दोषी बच्चों की तरह सिर झुका लिया, अपनी गलती स्वीकार कर ली। अब हमें बताओ कि तुमने क्या किया, मिलिका ने कठोर स्वर में कहा और दंपत्ति को गौर से देखा। ईदान और अराबिल के पास सिस्टम के अस्तित्व का खुलासा किए बिना स्वीकारोक्ति के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अराबिल और मैंने गोल्डन रैंक तक पहुंचने के लिए भारी मात्रा में पागलपन ऊर्जा का इस्तेमाल किया। हम इसमें सफल रहे और कुछ हद तक हमने इस ऊर्जा को नियंत्रित करना भी सीख लिया, ईदान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि इस प्रयास के परिणाम भी हुए। पागलपन की ऊर्जा ने हमारे शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाया और हमें इससे उभरने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगा, अराबिल ने कहा। इसके अलावा अराबिल को अचानक पागलपन का दौरा पड़ता है, वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देती है, ईदान ने अराबिल को चिंता से देखते हुए कहा। तो हाल ही में ऐसा हुआ था? जेमिनिया ने अराबिल की ओर देखते हुए पूछा और अराबिल ने बिना कुछ छिपाए जवाब में सिर हिला दिया। यह एक हल्का रूप था। सबसे खतरनाक समय वह था जब आखिरी बार उसने खुद पर से पूरी तरह नियंत्रण खो दिया था, ईदान ने गंभीर भाव से उत्तर दिया। ईदान और अराबिल की बातें सुनकर मिलिका का मन किया कि उन दोनों को सिर पर मार दे। उसके इन दोनों शिष्यों ने खतरे और जोखिम को ना समझते हुए लापरवाही से ये कदम उठाने का फैसला कर लिया था। किसी और की ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश करना अपने आप में घातक माना जाता है, उसे सफलता पाने के लिए इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। कोई भी समझदार व्यक्ति इस बारे में सोच भी नहीं सकता, सियरा ने कहा। वह भी उस जोड़े पर बहुत क्रोधित थी, लेकिन वे दोनों इस बात से ज्यादा चिंतित नहीं दिखे। तो आप कह रहे हैं कि आपने पागलपन की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लिया है? जेमिनिया ने पूछा। उनकी कहानी में कुछ ऐसा था जो उन्हें दिलचस्प लगा। कुछ हद तक हाँ, लेकिन हमने अभी तक इस ऊर्जा का उपयोग करने का निर्णय नहीं किया है। हम किसी तरह ठीक हो गए हैं और हम चोट के कारण फिर से अस्पताल के बिस्तर पर नहीं रहना चाहेंगे, ईदान ने स्वीकार किया। इस बातचीत के बाद मैं खुद तुम दोनों का हालचाल पूछूंगी। अपनी सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मानो और भागो मत, जेमिनिया ने कहा। ईदान और अराबिल ने तुरंत उसकी बात से सहमति में सिर हिला दिया। दोनों में से किसी ने भी इस प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं जताई। तुम दोनों ने मुझे थोड़ा निराश किया है, मिलिका ने निराशा भरी आवाज में कहा।
तुम्हें पता है कि ये कितना खतरनाक था, है ना? ईदान और अरेबेल ने सिर झुकाकर चुप रहकर अपनी गलतियां स्वीकार की। वे ये नहीं कह सकते थे कि व्यवस्था ने ही उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था। अरेबेल, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी बहन हो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें सजा नहीं दे पाऊंगी। अगर तुमने फिर से ऐसी लापरवाही बरती तो मैं तुम्हें इतनी जोर से मारूंगी कि तुम पूरा दिन ठीक से बैठ नहीं पाओगी, सियरा ने धमकी दी। इन शब्दों से अरेबेल को अपनी गांड पर खतरा महसूस हुआ और वह वहीं सिकुड़ गई। ईदान बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाया और नीचे देखने लगा, लेकिन सभी ने तुरंत ही उसके कांपने पर ध्यान दिया। हंसो हंसो ईदान, जब तक हो सके हंसो। अगली बार मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी और तुम 1 हफ्ते तक बिस्तर पर रहोगे। सियारा के शब्दों ने ईदान के शरीर में रोंगटे खड़े कर दिए। सभी बड़ों द्वारा जोड़े को डांटने के बाद मेज पर माहौल थोड़ा हल्का जरूर हुआ, लेकिन फिर भी तनावपूर्ण हो गया। व्यंजनों का स्वाद अब उतना ताज़ा नहीं लग रहा था। मास्टर, मैं पूछना चाहता था, क्या जुनूनिया में संकर नस्लें होती हैं? ईदान इस बात से राहत महसूस करते हुए कि वह और अरेबेल सजा से बच गए हैं, उसने वह सवाल पूछने का फैसला किया जो उसे कल से परेशान कर रहा था, जब उन्हें पता चला कि बच्चों की 2 वंशावलियां हैं। हाइब्रिड? हाँ, होते हैं, मिलिका ने इस सवाल से थोड़ा हैरान होकर जवाब दिया। फिर उसने पुष्टि की कि जुनूनिया में हाइब्रिड होते हैं। सच में? ना सिर्फ ईदान हैरान था बल्कि नीमो और अरेबेल भी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जब अन्य लोगों ने देखा कि वे तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि जो कुछ उन्होंने उन्हें पहले ही बता दिया था, उनके पास उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात भी थी। हमने सोचा था कि जुनूनिया में कोई संकर नहीं है और हम इन बच्चों को विशेष मानते हैं क्योंकि दोनों की 2 वंशावलियां हैं, ईदान ने कुछ निराशा के साथ कहा जब उसने देखा कि अन्य लोग उसकी ओर देख रहे हैं, उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सन्नाटा छा गया। ईदान, अरेबेल और नीमो ने मौन को देखा और मिलिका, सियरा और यहाँ तक कि जमीनिया के चेहरों पर अत्यधिक आश्चर्य देखा। तुमने अभी क्या कहा? सियरा लगभग चिल्लाई। ईदान ने अरेबेल और नीमो की तरफ देखा। जब उसने देखा कि वह भी उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं तो उसने उनकी तरफ मुड़कर स्पष्टीकरण देने का फैसला किया। रिजी और इजी दोनों के 2 वंश हैं, ईदान ने शुरू किया, जिसके बाद वह रुककर नीमो की ओर देखते हुए बोला। इजी के 2 वंश हैं, एक लाइटनिंग वाल्किरी और एक रहस्यमयी अज्ञात वंश। रिजी का एक वैम्पायर वंश है और इजी के समान ही एक रहस्यमय वंश है। सबने अपना ध्यान पुनः लड़कियों की ओर मोड़ दिया। मैं इस रहस्यमय दूसरी वंशावली की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारी क्षमता इसे निर्धारित नहीं कर सकती। हालांकि जब हमने नीमो पर यही योग्यता इस्तेमाल की तो वह भी उसकी वंशावली को पहचानने में विफल रही। इसलिए हमने मान लिया कि लड़कियों की दूसरी वंशावली वही वंशावली थी जो उन्हें मेरी वजह से हासिल हुई थी। वे तीनों हैरान रह गए। ये कैसे संभव है? सियरा ने आश्चर्य से कहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना था। उसकी नज़र इजी पर पड़ी जो वैल्किरी वंश की एक बच्ची थी और एक अलग वंश की भी। सियरा जिस अरेबेल को जानती थी उसके अलावा ये जुनूनिया में दूसरा ऐसा प्राणी था जिसके 2 वंश थे और उनमें से एक वैल्किरी वंश था। सियरा ने जुनूनिया में ऐसे जीव पहले कभी नहीं देखे थे। सियरा माज़तर अरेबेल के अस्तित्व और क्षमताओं को किसी अन्य दुनिया की शक्ति के लिए जिम्मेदार मानती थी और इसे ज़्यादा महत्व नहीं देती थी, लेकिन इजी अरेबेल और ईदान की दुनिया की नहीं बल्कि जुनूनिया की मूल निवासी थी। इस एहसास ने सियरा की बच्ची में और भी ज़्यादा दिलचस्पी जगा दी। सियरा में कुछ बदल गया था और उसकी नज़र में इजी एक बहुत ही खास बच्ची बन गई थी। सियरा इस बच्ची को बचाने और यह देखने की चाहत से अभिभूत थी कि वह बड़ी होकर क्या बनेगी। सियरा नीमो के रहस्यमय वंश के बारे में बहुत उत्सुक थी। मिलिका और जेमिनिया कुछ नहीं बोल सके, वे बस अविश्वास से दोनों बच्चों को देखते रहे। सियरा के विपरीत ये दोनों नीमो के वंश को जानते थे। इस एहसास से कि इन दोनों बच्चों के वंश में एक ही समय में 2 उच्च रेसिस के वंश है ने उनकी दुनिया उलट पुलट कर दी। ये कैसे संभव है? मिलिका ने दोनों बच्चों की ओर देखते हुए पूछा। उसे अपनी बात पर यकीन नहीं हो रहा था और उसे लगा कि ईदान बस उसका मजाक उड़ा रहा है। लेकिन ईदान और अरेबेल को अपने सामने देखकर और उनके राज जानकर उसे ये एहसास होने लगा कि वे सच कह रहे हैं। क्या निमो ने ये नहीं कहा था कि इजी और रिजी दोनों ने ईदान और अरेबेल से प्राप्त शक्ति के कारण अपने विकास के चरण पार कर लिए हैं? और जहाँ तक मुझे पता है उनमें एक ही समय में कई रक्तवंशों को धारण करने की क्षमता है, मिलिका ने सोचा। जेमिनिया भी मिलिका से कम हैरान नहीं थी, लेकिन मिलिका के विपरीत वो रेन कबीले के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मिल चुकी थी और जानती थी कि वे क्या कर सकते हैं। और ये तथ्य कि इन 2 छोटी बच्चियों के पास उच्च जातियों के 2 वंश थे, जिनमें से एक रेन कबीले का था, उसे भयभीत कर रहा था। ये कल्पना करते हुए कि ये लड़कियां किस तरह की राक्षसी बन सकती हैं, जेमिनिया के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। यूलिया एक तीसरी पार्टी बन गई और उसकी उपस्थिति किट्टी और कोको से अलग नहीं थी।
ईदान, एरेबेल और निमो तीनों बुजुर्गों की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर बहुत हैरान हुए। मिलिका ने अभी अभी शांति से पुष्टि की थी कि जुनोनिया में संकर प्रजातियां हैं। उन्होंने फिर एक दूसरे को देखा। वास्तव में जुनोनिया में संकर हैं, लेकिन केवल निचले क्षेत्र में। मिलिका ने स्पष्ट किया। अपने शिष्यों की उलझन भरी निगाहों को देखने के बाद थोड़ा शांत हो गई। जेमिनिया ने कहा, एक श्रेष्ठ नस्ल के 2 सदस्यों के वंशज हमेशा अपने माता पिता के वंश में से केवल एक ही वंश को प्राप्त करते हैं। इसलिए उच्चतर जातियों में कोई संकर या 2 रक्त रेखाओं वाला प्राणी नहीं होता। अरे, तो ये लड़कियां वाकई अनोखी हैं। ईदान इन परिस्थितियों से खुश था। रिजी को अपने बाहों में लेकर खेल रहा था। अचानक उसे किसी की नज़रें एक तरफ से महसूस हुईं। बिना देखे भी वो समझ गया कि वो नज़र किसकी है। क्या एरेबेल सचमुच बेबी लूजी से जलती है? हैरान यूलिया ने मिलिका से पूछा। एरेबेल को इतनी खुलेआम अपनी ईर्ष्या दिखाते देखना उसके लिए आश्चर्यजनक था। मिलिका को भी एरेबेल का व्यवहार अजीब लगा, हालांकि वो समझती थी कि ये सब उस दुष्प्रभाव का दोष था जिसके बारे में दंपति बात कर रहे थे। इससे मिलिका और बाकी लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते थे कि इस जोड़े का रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका था, क्योंकि एरेबेल को एक छोटी सी वजह से ऐसा साइड इफेक्ट हो रहा था। एरेबेल की जरा भी प्रतिक्रिया के बिना ये साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता। अगर ये खुद महसूस होता है तो एरेबेल सचमुच उस छोटी बच्ची से जल रही है। हाँ, ये वाकई बहुत खास है। सियरा इजी से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। जितनी देर वो बच्चे को देखती, वो उसे उतनी ही प्यारी लगती और सियरा के मन में उसे चुराने के भी ख्याल आने लगे। तो तुम बच्चों को यहाँ छोड़ने के लिए लाए हो? मिलिका ने पूछा। हाँ गुरुजी, मैं आपके परिचित की तलाश में मैगेलिया जाने वाला था, तभी ये घटना घट गई। मैं उन दोनों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। मेरा दूसरे बच्चे से कोई संबंध नहीं था, इसलिए मैंने ईदान से उसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और उसे यहाँ लाने में मदद करने को कहा, बिना परिणामों के बारे में सोचे। निमो ने मानसिक रूप से स्वीकार किया। मिलिका ने निमो के निर्णय से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। निमो इन छोटी बच्चियों को हर समय अपने साथ नहीं रख सकता था, खासकर जब उन्हें पता चला कि वो कितनी अनोखी हैं। तुमने सही फैसला किया निमो, इसकी चिंता मत करो। हम इजी का ख्याल रखेंगे, लेकिन मुझे शक है कि रिजी अब यहाँ लिम्बो में नहीं रहेगी। उसने ईदान की गोद में बच्चे को देखते हुए और उसकी बाहों में खुद को कितना सहज महसूस करते हुए कहा। मैं इसके खिलाफ हूँ, एरेबेल ने कहा। सबने एरेबेल के विरोध को नज़रअंदाज कर दिया। शायद रिजी का व्यवहार अनुबंध से जुड़ा है। ईदान ने बच्चे से नजरें हटाकर मिलिका की ओर देखते हुए सुझाव दिया। अगर मैं अनुबंध तोड़ दूं तो क्या होगा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जेमिनिया ने बीच में ही टोकते हुए कहा। बताओ, क्या उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले तुम्हारा खून पिया था? हाँ, वो पी रही थी, ईदान ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। उसने तुम्हारे खून के अलावा और किसका खून पिया? मेरा, लेकिन जब रिजी ने ईदान का खून चखा तो उसने उसके अलावा किसी का भी खून पीना बंद कर दिया। जेमिनिया ने निमो से मानसिक संपर्क के माध्यम से सुना। ठीक है एरेबेल, लगता है तुम्हें बच्चे को अपने साथ ले जाना होगा, जेमिनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये देखते हुए कि उसके शब्दों के बाद एरेबेल का मूड तेजी से बदल रहा था। देखो, पशाज किसी भी प्रकार का खून पीने में सक्षम माने जाते हैं। हालांकि नवजात पशाजों के लिए चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। वे जब तक किसी भी प्रकार का खून पी सकते हैं, जब तक उन्हें वो खून न मिल जाए जो उनके विकास के लिए सबसे स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक हो। और एक बार जब उन्हें वो मिल जाए तो वे अपने विकास के एक निश्चित चरण तक पहुंचने तक इस खून के अलावा किसी और का खून नहीं पीते। लेकिन एरेबेल, जो अभी भी दुष्प्रभाव के असर में थी, आपत्ति करना चाहती थी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। रिजी के लिए सौभाग्य या दुर्भाग्य ऐसा लगता है कि ईदान का खून ही उसके विकास के लिए उपयोगी है। अगर वो नियमित रूप से ईदान का खून पीती रही तो वो तेजी से बढ़ेगी। मुझे ये मत कहना कि मुझे अनुबंध तोड़कर रिजी को अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। ईदान ने रिजी को अपने पास छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं था। वो पहले ही उसके साथ अनुबंध तोड़कर तुरंत अपने दूसरे तारे का पुनर्निर्माण शुरू करने के लिए तैयार था, ताकि भविष्य में अनुबंध के लिए उपयुक्त किसी प्राणी से मिलने की स्थिति में वो तैयार रहे। हाँ ईदान, तुम्हें अनुबंध तोड़ने की जरूरत नहीं है, मिलिका ने जेमिनिया की बात का समर्थन करते हुए कहा। तुम अनुबंध तोड़कर रिजी को रख सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें बच्चे को अपना खून पिलाने के लिए नियमित रूप से लिम्बो जाना होगा। वो तुम्हारा खून चख चुकी है और तुम्हारे अलावा किसी और का खून नहीं पिएगी। तुम्हें उसे अपना खून चखने ही नहीं देना चाहिए था। अगर वो मेरा खून पीना बंद कर दे तो उसका क्या होगा? गिरावट, जेमिनिया ने संक्षेप में उत्तर दिया।
ईदान, हार मान लो, ये तुम्हारे और बच्चे के लिए बेहतर है, सियारा ने बीच में टोकते हुए कहा। अगर बच्ची रिजी बड़ी हो जाए तो तुम अनुबंध तोड़ सकते हो, अगर वो तुमसे नाता तोड़ना चाहे। इसके अलावा तुम्हारा अनुबंध उसे उसकी मूल आत्मा से बचाएगा। इस बात की पूरी संभावना है कि एक बार जब तुम अपना अनुबंध तोड़ दोगे तो मूल आत्मा शायद उससे फिर से जुड़ जाएगी, और एक बार जब रिजी लिम्बो छोड़ देगी तो उसकी मूल आत्मा उसे ढूंढ लेगी। बहसों के आगे झुकते हुए ईदान हार मानने लगा। उसने आगे क्या करना है ये तय करने से पहले निमो और एरेबेल की तरफ देखा। निमो ही था जिसने शुरुआत में रिजी की देखभाल की थी और उसे उसका पिता माना जाता था, लेकिन एरेबेल ना सिर्फ उसकी प्रेमिका थी बल्कि उसकी साथी और भावी पत्नी भी थी। ईदान नहीं चाहता था कि उसे जरा भी ईर्ष्या हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, निमो ने शांति से उत्तर दिया। उसे ईदान पर पूरा भरोसा था और बेबी रिजी को उसकी देखभाल में छोड़ना उसे सबसे अच्छा फैसला लगा, खासकर जब उसे पता चला कि ईदान का खून रिजी के लिए अच्छा रहेगा। एरेबेल चुप थी, अपनी भावनाओं को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। जो दुष्प्रभाव उस पर पड़ रहा था उसका उसकी सच्ची भावनाओं पर गहरा असर पड़ रहा था, और वो ईदान को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। आसपास के सभी लोग ईदान के रिजी को अपने साथ रखने के पक्ष में थे, लेकिन वो थोड़ा विरोध करती रही। एरेबेल ने अपनी आंखें बंद कर ली और कई गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। मुझे कोई आपत्ति नहीं, उसने आखिर में अपनी सहमति जताते हुए बड़ी मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा। ये कहते ही उसकी आत्मा का सारा शोर शांत होने लगा, मानो उसने इस मामले में हार मान ली हो। नेड, इधर आओ। नेड, जो पहले से ही अपने काले लोमड़ी रूप का आदी हो चुका था, बुलाने के बाद अपनी पूर्वज की आवाज सुनकर एक पल के लिए आश्चर्य से ठिठक गया। फिर अपनी पूंछ हिलाते हुए वो तेजी से उसकी ओर दौड़ा। किट्टी की तरह जेमिनिया ने भी धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखा और उसे सहलाने लगी। जेमिनिया से कुछ ही दूरी पर खड़े अराबेल और ईदान ने इस दृश्य को दिलचस्पी से देखा, जबकि अन्य लोग थोड़ी दूरी पर खड़े थे। मेज पर बातचीत के बाद जेमिनिया ने दंपति से किए गए वादे के अनुसार उन्हें मंदिर के बाहर एक खुले मैदान में ले गई। बेरा कहाँ है? जेमिनिया ने पूछा। बेरा मेरे भतीजे की देखभाल के लिए ईदान की बहन के साथ हमारी दुनिया में ही रही। चिंता मत करो जेमिनिया, वो सुरक्षित है। इसके अलावा मैंने एस्मा से कहा है कि जब तक वो आयरीन के साथ पढ़ाई कर रही है तब तक वो उसकी देखभाल करे। अराबेल ने अपने अनुबंधित हमशक्ल के बारे में खबर साझा की। कैसा लग रहा है बेबी? उसने उसे थोड़ा लाड़ प्यार करते हुए पूछा। नेट अपने पूर्वज से इतना स्नेह पाकर समझ नहीं पा रहा था कि कैसे पेश आए। ओह, क्या तुम्हें सब कुछ पसंद है, यहाँ तक कि तुम्हारी गुरु ही? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। यही तो है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, जेमिनिया ने सच्ची खुशी के साथ कहा। क्या तुम अपने मालिक के साथी से डरती हो? जेमिनिया ने सोचा, फिर अराबेल की तरफ देखा। उसने नेट की तरफ देखा, उलझन में और थोड़ा नाराज। बेशक उसकी नजर पड़ते ही नेट जल्दी से अपने पूर्वज के पीछे छिप गया। धिक्कार है नेट पर, वो अभी भी मुखबिरी कर रहा है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें पीटूंगी। अराबेल ने मन ही मन नेट को सबक सिखाने की कसम खाते हुए सोचा। वैसे सब लोग यहाँ हैं तो तुम अपना भेष उतार सकती हो। जेमिनिया ने अराबेल और ईदान को ध्यान से देखा। उस समय जेमिनिया के लिए ऐसी अद्भुत चीज पाना पहले से ही एक खोज थी, लेकिन ये जानकर कि उस जोड़े को एक और चीज मिल गई, वो और भी हैरान हो गई। इस दौरान मुखौटा पहनना मेरे लिए लगभग स्वाभाविक हो गया है। जेमिनिया के सुझाव से सहमत होकर अराबेल ने अपना मुखौटा उतार दिया और सबके सामने अपने असली रूप में आ गई। वाह अराबेल, तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। अराबेल को देखकर यूलिया खुश हुई और बाकी लोगों ने उसकी बातों से सहमति में सिर हिलाया। अपना रूप बदलना इस बात का नमूना कहा जा सकता है कि पद बढ़ने के बाद क्या हासिल किया जा सकता है। अराबेल पहले से ही खूबसूरत थी, लेकिन जैसे जैसे उसका ओहदा बढ़ता गया वो और भी खूबसूरत होती गई। एक औरत होने के बावजूद मुझे तुमसे थोड़ी जलन होती है ईदान, सियारा ने नन्ही इजी को गोद में लिए हुए मुस्कुराते हुए कहा। बातचीत के अंत में सियारा ने दृढ़ता से यूलालिया की ओर रुख किया और उससे इजी को अपनी देखभाल में रखने का अनुरोध किया, जिससे सभी हैरान रह गए। किसी को भी सियारा के ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये देखते हुए कि इजी भी उसकी तरह वॉल्करी वंश की है, सभी ने तय किया कि ये एक ही वंश की दो बहनों का मिलन है, और कुछ हद तक वो सही भी थे। अराबेल के पीछे पीछे ईदान ने अपना भूत का मुखौटा उतार दिया, और जब लोगों ने उसका नया रूप देखा तो सभी लोग आश्चर्य से चुप हो गए। आप कौन हैं? यूलिया ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। वो अपना आश्चर्य छिपा नहीं सकी। हाँ, अराबेल हंसा।
ईदान के बगल में खड़ा होकर दूसरों की प्रतिक्रियाएं देख रहा था। वाह, क्या ये सचमुच तुम हो ईदान? तुम्हारा असली रूप, न कि हमारा मजाक उड़ाने के लिए एक और भेष? सियरा ने पूछा। ये उसका असली रूप है बहन। अपने वंश पर नियंत्रण पाने और सफलता पाने के बाद उसका रूप इस स्तर तक बदल गया है। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? अराबेल ने कहा और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ओह प्रिय, लेकिन तुम सही कह रही हो अराबेल। ईदान के नए रूप ने भी मुझ पर थोड़ा असर डाला है। मिलिका अपनी छात्रा की बातों से सहमत हुई। यूलालिया अभी भी विस्मय की स्थिति में थोड़ा शर्मा गई और उसने अपनी नजर निमो की ओर घुमाई। निमो ने उसकी नजर देखी और अपना सिर थोड़ा झुका लिया। क्या? निमो ने मानसिक संपर्क के माध्यम से पूछा। निमो, ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, लेकिन ईदान तुमसे कहीं अधिक सुंदर हो गई है, यूलालिया ने बुदबुदाया। हाँ, मैं भी अपना वोट वापस लेकर ईदान को दे रही हूँ, सियरा ने उससे सहमति जताते हुए कहा। निमो उनकी बातों से आश्चर्यचकित हुआ और ये समझने की कोशिश करने लगा कि उनका क्या मतलब है। तुम सचमुच बहुत बदल गए हो ईदान, जिमिनिया अंततः बोली। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, सभी ने सहमति में सिर हिलाया। धन्यवाद, ईदान ने जिमिनिया और वहां उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा। अराबेल अपनी शर्मिंदगी को रोक नहीं पाई और शर्मीली मुस्कुराहट के साथ ईदान के नए रूप को देखने लगी। लगता है छोटी बहन आखिरकार गिर ही गई, सियरा ने धीरे से फुसफुसाते हुए अराबेल से नजरें हटाए बिना कहा। उसके बगल में खड़ी मिलिका ने मन ही मन सिर हिला के उसकी बातों से सहमति जताई। अपने छोटे साथियों के रिश्ते को बनते देख निमो थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने इजी की तरफ देखा और उसे हाल ही में हुई एक बातचीत याद आ गई कि शायद इजी की दूसरी आत्मा उसकी अपनी बेटी की है जो एक वॉल्करी से पैदा हुई थी। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि इस वॉल्करी के साथ मेरा बहुत खास रिश्ता था? निमो ने पेंडेंट को कसकर पकड़ते हुए सोचा। मुझे आश्चर्य है कि वो कौन है और क्या वो सुरक्षित है, और सबसे जरूरी बात, वो अब कहाँ है? प्रत्येक प्रश्न के साथ उसे ढूंढने की निमो की इच्छा प्रबल होती गई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अपने वंशज को थोड़ा लाड़-ताड़ करने के बाद और जोड़े के बदलते रूप को देखकर थोड़ा विचलित होने के बाद जिमिनिया ने काम शुरू करने का फैसला किया। नेट, यहाँ से चले जाओ। नेट ने अनिच्छा से जिमिनिया की बातें सुनी और दूसरों के साथ शामिल हो गया। ठीक है, मुझे पागलपन की ऊर्जा को नियंत्रित करने की आपकी क्षमता पर एक नजर डालने दीजिए, जिमिनिया ने उन दोनों के सामने खड़े होकर पूछा। ईदान और अराबेल ने एक दूसरे को देखा, फिर एक दूसरे को सिर हिलाकर दोनों ने अपनी तलवारें भंडार से बाहर निकालीं। जागृत और सिस्टम के मेजबान होने के इन लगभग 3 महीनों के दौरान दंपत्ति ने पहले से ही परिवर्तनों के साथ कम बेशी अनुकूलन कर लिया है और इस स्थिति के आदी हो गए हैं। यदि पहले वो यूलियस के पाठों और निर्देशों के बिना मन का पता नहीं लगा सकते थे, तो अब बिना किसी मार्गदर्शन के उन्होंने पहले से ही अपने भीतर पागलपन की ऊर्जा की उपस्थिति महसूस की। चेतावनी प्रणाली के कारण उन्होंने इस ऊर्जा का उपयोग और नियंत्रण करने का प्रयास नहीं किया। अपवाद तब था जब अराबेल ने शुद्ध ऊर्जा का उपयोग किया और पागलपन के प्रकोप के दौरान खुद को घायल कर लिया था। तलवार को अपने हाथों में थामे उन्होंने धीरे धीरे मन डाला। अराबेल की तलवार ने बर्फ तत्व की नीली आभा प्राप्त कर ली और ईदान की तलवार ने अग्नि तत्व की लाल आभा प्राप्त कर ली। फिर सिस्टम की सलाह का पालन करते हुए उन्होंने अपनी मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पागलपन की ऊर्जा का उपयोग करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने मायना पर थोड़ी पागलपन ऊर्जा जोड़ी, सभी ने देखा कि कैसे जोड़े की तलवारों को घेरने वाले तत्व सामान्य पागलपन ऊर्जा के साथ विलीन होने लगे, जिसका रंग गुलाबी बैंगनी था। पहली बार सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। ईदान को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, लेकिन उसके हाथ में जो तलवार थी उसका वजन मन और पागलपन की ऊर्जा के मिलन के बाद भारी और कुछ हद तक असामान्य हो गया था। ईदान के विपरीत अराबेल ने पागलपन की ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अपनी आंखों में एक हल्की सी प्रतिध्वनि और कालापन महसूस किया, जो तुरंत गायब हो गया। जैसे जैसे वो इस ऊर्जा का प्रयोग करती रही, इस शक्ति के प्रभाव में उसकी भावनाएं फिर से भड़कने लगीं। बस बहुत हो गया, जिमिनिया ने कहा। उसे पूरा विश्वास था कि ईदान और अराबेल सच कह रहे थे और वे पागलपन की ऊर्जा का उपयोग अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कर सकते थे। तभी उसकी नज़र अराबेल पर पड़ी। पागलपन की ऊर्जा से निपटने में अनुभवी होने के कारण जिमिनिया ने अराबेल के शरीर में उसके प्रवाह में बदलाव देखा। जिमिनिया के शब्दों के तुरंत बाद ईदान की क्षमता समाप्त हो गई और वो अपनी तलवार पर क्षति देखकर हैरान रह गया। ये तलवार उसे शुरुआती साहसी सेट से सिस्टम से एक कार्य पूरा करने के इनाम के रूप में मिली थी। इस पूरे समय तलवार ने उसकी पूरी ईमानदारी से सेवा की थी और ईदान ने अभी तक कोई नया विकल्प नहीं ढूंढा था।
उसे विश्वास था कि जब तक उसे कोई अच्छी तलवार नहीं मिल जाती तब तक ये तलवार कुछ समय तक उसके काम आएगी। हालांकि तलवार पर पागलपन की ऊर्जा और मन का इस्तेमाल करने की एक कोशिश के बाद वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उस पर जंग जैसी कोई चीज़ जम गई। बस बहुत हो गया अरेबल, जमीनिया ने कहा, ये देखते हुए कि अरेबल रुकने वाली नहीं थी और अपनी क्षमता को बंद नहीं करने वाली थी। हाँ, जमीनिया की बार बार की अपील के बाद ही अरेबल ने अंततः उसकी बात सुनी और अपनी शक्ति का प्रयोग करना बंद कर दिया। ईदान की तलवार की तरह उसकी तलवार भी पागलपन की ऊर्जा के साथ मन के संलयन से पीड़ित थी। मेरी तलवार? अरेबल ने अपनी तलवार को ईदान की तरह ही आश्चर्य से देखते हुए कहा। तलवार की चिंता मत करो अरेबल, बेहतर होगा कि तुम अपने आप पर ध्यान दो। उसने जमीनिया को ये कहते सुना जब उसे अपने हथियार के क्षतिग्रस्त होने का पता चला और वो हिम्मत हारने लगी। क्या? अरेबल समझ नहीं पा रही थी कि जमीनिया क्या कह रहा है। ईदान की ओर मुड़कर उसने उसकी गंभीर निगाहें देखी और समझ गई कि कुछ हुआ है। दरअसल जैसे ही अरेबल ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल बंद कर दिया, सभी ने देखा कि उसकी एक आंख, खासकर दाहिनी आंख, नीले रंग के बजाय पागलपन की ऊर्जा के रंग में बदल गई। इसके अलावा उसके बालों का एक हिस्सा पागलपन की ऊर्जा के रंग में बदल गया। अरेबल की हालत मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा खराब लग रही है, जमीनिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर हैरान ईदान और अरेबल की ओर देखते हुए उसने कहा, आपने कहा कि ये सिर्फ एक दुष्प्रभाव है जो अपने आप ठीक हो जाना चाहिए। हालांकि मैंने अभी जो देखा उसके आधार पर मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि स्थिति खत्म होने के बजाय और भी बदतर होती जा रही है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ईदान और अरेबल को जमीनिया की बातों पर यकीन नहीं हुआ। आखिरकार सिस्टम ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। सिस्टम? जमीनिया के शब्दों के तुरंत बाद अरेबल ने मानसिक रूप से सिस्टम की ओर रुख किया। वो जो सुन रही थी उस पर यकीन करने में असमर्थ थी। होस्ट, इस सिस्टम के शुरुआती आकलन के अनुसार सब कुछ अपने आप ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों और बदलावों के कारण स्थिति बदल गई है। फिलहाल ये सिस्टम इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना दुष्प्रभाव गायब हो सकते हैं। लानत है सिस्टम। हालांकि अरेबल बहुत हैरान और गुस्से में थी, फिर भी उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और केवल अपने मन में चिल्लाई। अब ये मजाक नहीं रहा, ईदान ने गंभीरता से कहा। या तो हमारे साथ कुछ गड़बड़ है या सिस्टम उतना विश्वसनीय नहीं है जितना हमने शुरू में सोचा था। मैं पहले विकल्प की ओर झुक रहा हूं डैन, कि कुछ गड़बड़ हमारे साथ है, सिस्टम के साथ नहीं। बहुत संभव है कि हम सिस्टम की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, अरेबल ने कड़वाहट से कहा। ईदान इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन अरेबल शायद सही थी। लेकिन तो क्या हुआ? इससे कुछ नहीं बदलता, ईदान ने सोचा। बेले, हिम्मत मत हारो, उसने उसके पास आकर उसे गौर से देखते हुए कहा। अरेबल ने ईदान को देखा और उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं। मैं किसी तरह इसी तरह की समस्या से निपटने में कामयाब रहा हूं और मुझे यकीन है कि आप भी ऐसा कर सकती हैं। हार मानने और असफल होने के बजाय मेरा मानना है कि आप इस समस्या को अपनी ताकत बना सकती हैं और भी मजबूत बन सकती हैं, इसलिए खुश हो जाओ बेले। होस्ट, टेलीपोर्टेशन उपलब्ध है। अचानक सिस्टम ने घोषणा की कि वे अपनी दुनिया में लौट सकते हैं। हाँ, क्या? अरेबल ने आश्चर्य से कहा। क्या ये हमारी दुनिया का दिन है? ईदान, जो पहले ये खबर सुनकर हैरान था, तुरंत समझ गया कि क्या कहा जा रहा था। उसने अपने अनुमान का परीक्षण करने का निर्णय लिया। हाँ होस्ट, आपके टेलीपोर्टेशन के अंतिम प्रयोग को ठीक 1 दिन हो गया है। तो बस इतनी सी बात है, ईदान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर अरेबल की ओर मुड़कर उसने समझाया कि सिस्टम की टेलीपोर्टेशन क्षमता कैसे काम करती है। इस क्षमता का रोलबैक समय 1 पृथ्वी दिवस है। हम चाहे कहीं भी हों, अपनी दुनिया में ठीक 1 दिन रहने के बाद ये क्षमता पुनः चार्ज हो जाएगी बेले। हमें अपनी दुनिया में ठीक 1 दिन तक इंतजार करना होगा, लिम्बो या कहीं और नहीं। तो अब हम वापस जा सकते हैं? अरेबल ने पूछा, जो सिस्टम की टेलीपोर्टेशन क्षमता को रिचार्ज करने की जटिल प्रक्रिया को समझ रही थी। हाँ, हम जा सकते हैं, ईदान ने सर हिलाया। जब ये जोड़ा मानसिक संपर्क के जरिए बात कर रहा था तो सभी शांति से इंतजार कर रहे थे। सभी जानते थे कि इस जोड़े में यह क्षमता है और इसे इस्तेमाल करके चुपचाप और गुप्त रूप से उनके सामने बातचीत करना उन्हें बहुत पसंद है। जमीनिया, क्या तुम्हें अरेबल की स्थिति के बारे में कुछ पता है? अरेबल से बात करने के बाद ईदान ने जमीनिया की ओर मुड़कर उम्मीद से पूछा। वहां मौजूद किसी को भी पागलपन की ऊर्जा से निपटने का उतना अनुभव नहीं था जितना उसे था। मेरे पास कुछ विचार हैं, जमीनिया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अरेबल और ईदान को उसके शब्दों से कुछ प्रोत्साहन मिला। अरेबल के लिए क्या किया जाना चाहिए? ईदान ने पूछा। उसे मेरे पीछे आने दो,
मैं उसके लक्षणों को कम करने में उसकी मदद करूंगी और उसे पागलपन की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। अगर तुम चाहो तो तुम भी शामिल हो सकते हो, जमीनिया ने सुझाव दिया। ये एक शानदार अवसर था और अरेबेल और ईदान इसे स्वीकार करने को तैयार थे। हालांकि ईदान को अचानक याद आया कि यहाँ आने से पहले वे कहाँ जा रहे थे। वैसे जमीनिया, उसने ईदान और बाकियों के साथ अपने वंश पर नियंत्रण पाने के अपने अनुभव पर आधारित अपने विचार साझा करने का फैसला किया। उसने सुझाव दिया कि अपने छोटे भाई से मिलने के बाद अरेबेल को भी उसकी तरह अपने वंश पर नियंत्रण पाने के साथ साथ पागलपन की ऊर्जा के दुष्प्रभाव से छुटकारा पाने का मौका मिल सकता है। आपके विचार को अस्तित्व में रहने का अधिकार है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिलिका ने ईदान की बात सुनने के बाद कहा। लेकिन अगर ऐसा है भी तो हम कोशिश तो कर सकते हैं, अरेबेल ने पूछा। हाँ, आप इसे विकल्प के रूप में छोड़ सकते हैं, जमीनिया ने सहमति दी। तो बेले, लिम्बो में ही रहो और मैं वापस आकर अपने रास्ते पर चलता रहूंगा, ईदान ने सुझाव दिया। क्या? नहीं, अरेबेल ने तुरंत आपत्ति जताई। शांत हो जाओ बेले, हम पहले ही अधिकांश रास्ता तय कर चुके हैं और ये उत्तर की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है जहां तुम्हारा भाई इस समय होना चाहिए। समय के अंतर को मत भूलना, ईदान ने कहा। भले ही मुझे तुम्हारे भाई तक पहुंचने में थोड़ा समय लगे, लेकिन इसमें कुछ दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे और यहाँ तो बस एक दिन लगेगा। अरेबेल ईदान के तात्कालिक अलगाव के सुझाव से इतना सदमे में पहुंच गई कि वो लिम्बो और हमारी दुनिया के बीच के समय के अंतर को पूरी तरह भूल गई। जैसे ही मुझे तुम्हारा भाई मिल जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बिना उससे नहीं मिलूंगा, ईदान ने आश्वासन दिया। ठीक है, अरेबेल ने अंततः सहमति जताई तथा जमीनिया के पीछे चलने का निर्णय लिया। मैं रिजी और नेड को अपने साथ ले जाऊंगा, ईदान ने कहा। कोको को अपने साथ ले जाओ, अरेबेल ने अचानक सुझाव दिया। इधर उधर देखते हुए उसने कोको को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के बाकियों को पीछे छोड़ते हुए उसकी ओर बढ़ गई। चिंता मत करो ईदान, हम उसकी देखभाल करेंगे, मिलिका ने आश्वासन दिया। मैं सभी को जानता हूं और तुम पर भरोसा करता हूं, बस बात इतनी है कि साइड इफेक्ट के कारण अरेबेल इन दिनों अपने आप में नहीं रही है, इसलिए उसे माफ कर देना। ये देखकर सभी मुस्कुराए कि ईदान को उसकी कितनी परवाह थी। कोको, अरेबेल ने लोमड़ी के बच्चे के पास जाकर पुकारा। कोको और किटी, जो इस समय अपने अपने कामों में व्यस्त थे और दूसरों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, अचानक स्तब्ध हो गए। मालकिन की पुकार सुनकर और उनका रूप देखकर कोको डर गई और मालकिन की दाहिनी आंख में पागलपन की ऊर्जा का रंग देखकर वो डर के मारे पेशाब कर बैठी। 2 दिन से भी कम समय बाद बर्फीले बाहरी इलाके में एक दरार खुल गई, जहां से ये जोड़ा एक अलग ही दुनिया में चला गया। सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला एक युवक वहां से निकला, जिसने मौसम के हिसाब से कपड़े नहीं पहने थे। उसके कंधे पर एक छोटी लोमड़ी लेटी हुई थी, जिसने तुरंत इधर-उधर देखा। ठंडी हवा का एहसास पाकर वो युवक के शरीर से चिपक गई, खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रही थी। अरे, मैं पूरी तरह से भूल गया था कि जब हम जुनोनिया पहुंचे थे तब शाम हो चुकी थी। ईदान ने अपने चारों ओर शाम के अंधेरे पर ध्यान देते हुए सोचा। उसने गर्म सर्दियों के कपड़े, एक टोपी और जूते निकाले और जल्दी से अपने कपड़े बदले। फिर कोको की ओर देखते हुए उसने पूछा, तो कोको बताओ, मालकिन ने तुमसे क्या कहा? मुझ पर नजर रखना। कोको ने उसकी आंखों में देखा और अपना सिर हिलाया। अजीब, ईदान बुदबुदाया। उसे यकीन था कि अरेबेल ने कोको को उस पर नजर रखने के लिए कहा था। ये विचार उसके मन में तब आया जब अरेबेल ने मुस्कुराते हुए उसे कोको दिया। लोमड़ी के बच्चे के चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वो कितनी खुश और उत्साहित थी। आमतौर पर कोको का चेहरा सिर्फ एक ही बार ऐसा होता है जब उसे कैंडी का एक टुकड़ा दिया जाता है। इससे ईदान को यकीन हो गया कि अरेबेल ने लोमड़ी को कैंडी का एक टुकड़ा दिया है। लेकिन किस लिए? एक पल सोचने के बाद ईदान ने नेड को बुलाया। इधर उधर देखने पर भी जब उसे अरेबेल आसपास नहीं मिला तो नेड का हौसला बढ़ा और एक कारी लोमड़ी का रूप धारण करके अपने मालिक के चारों ओर दौड़ने लगा। ठीक है नेड, अब हमारे लिए बाहर निकलने का समय हो गया है, ईदान ने उसके साथ कुछ देर खेलने के बाद कहा। नेड अब भी अरेबेल की अनुपस्थिति से प्रसन्न था। उसने वाइवर्न के स्थान पर एक बड़े पक्षी का रूप धारण कर लिया और ईदान को उठाकर तेजी से आकाश में उड़कर उत्तर की ओर चला गया। सारी रात ईदान नेड पर बैठकर, जिसने एक विशाल पक्षी का रूप धारण किया था, अथक उड़ान भरता रहा। नेड, शिविर लगाने और उतरने के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढो। चलो तूफान खत्म होने का इंतजार करते हैं। सुबह तक मौसम खराब हो गया था और ईदान ने खराब मौसम खत्म होने का इंतजार करने का फैसला किया। जल्दी ही एक व्यक्ति और लोमड़ियों के रूप में 2 अजीब जीवों ने डेरा डाल दिया। आदतन ईदान ने सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया और साथ ही खाना पकाने के कौशल को बढ़ाने का एक काम भी पूरा किया। खुद को तरोताज़ा करने के बाद तीनों ने आराम करने का फैसला किया।
तंबू के अंदर दोनों लोमड़ियां, बड़ी और छोटी, ईदान से चिपक कर ठंड लगने का नाटक कर रही थी। ईदान बस मुस्कुरा रहा था, उनकी हरकतों का विरोध नहीं कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि मास्टर और बाकी लोग कुछ जरूरी संसाधन ढूंढ लेंगे, ईदान बुदबुदाया। उसे याद था कि कैसे उन्होंने उन्हें अपने भंडारण स्थान को बेहतर बनाने के लिए जरूरी सामग्रियों की एक छोटी सूची सौंपी थी। उनके पास पहले से ही सबसे दुर्लभ बुनियादी संसाधन, छोटा सा स्थानिक पत्थर मौजूद था। अभी भी कुछ इकट्ठा करने बाकी हैं। हालांकि ये जोड़ा ट्रेड फंक्शन में अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खरीद सकता था, लेकिन ईदान ने पहले अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और जुनूनिया की दुनिया में संसाधन ढूंढने का फैसला किया। उनके पास पहले से ही कुछ सिस्टम पॉइंट्स थे, इसलिए ईदान और एराबेल ने बचत करने का फैसला किया। इसके अलावा वहाँ बड़ा निमो भी है। भले ही मास्टर और अन्य लोग लिम्बो के अंदर अपनी ज़रूरत की हर चीज़ ना पाएं, तो हो सकता है कि निमो उन्हें जुनूनिया में ढूंढ ले। ईदान ने सोचा, उसे उम्मीद थी कि सिस्टम पॉइंट्स खर्च किए बिना ही उसे सारे संसाधन मिल जाएंगे। शायद सुप्रीम शेफ सिस्टम से कैंडल लाइट डिनर के लिए सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने से पहले एराबेल के साइड इफेक्ट से छुटकारा पाने तक का इंतजार करना उचित होगा। शर्त जीतने के 3 व्यक्तिगत पुरस्कारों में से ईदान ने पहले और तीसरे पर विचार किए बिना ही दूसरे विकल्प को चुन लिया। मुझे आश्चर्य है कि सिस्टम ये सब कैसे व्यवस्थित करेगा। क्या हमें कहीं टेलीपोर्ट किया जा रहा है कि या क्या? ईदान जिज्ञासा से जलते हुए और अपने इनाम का लाभ उठाने के लिए अधीर होकर सोचा। हालांकि एराबेल के मामले के कारण उसने इस आनंद को बाद के लिए टाल दिया। ईदान ने मुस्कुराया, शर्त के लिए प्राप्त मुख्य इनाम को याद करते हुए। इसका उपयोग कब सबसे सुविधाजनक होगा, वो समय न तय कर पाने के कारण सोच में पड़ गया। ईदान एक दिन के लिए वैल्करी एराबेल का स्वामी बनने के विशेषाधिकार का आनंद लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। मैं उसे इस वजेश में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, एक वफादार सेवक की तरह मेरी सेवा करते हुए। उसकी कल्पनाएं बेकाबू हो गईं और उसके विचार उसे गंदी कल्पनाओं के क्षेत्र में ले गए, जब तक कि वो सो नहीं गया। दोपहर को ईदान की नींद खुली जब उसे कॉन्ट्रैक्ट के जरिए खून पीने की एक अदम्य इच्छा हो रही थी। बाहर तेज हवा के झोंकों से ईदान को एहसास हुआ कि तूफान अभी थमा नहीं है, बल्कि उसकी ताकत थोड़ी कमजोर पड़ गई है। ईदान सावधानी से नीचे झुका और रिज्जी को बुलाया। वो छोटी बच्ची बिना इधर उधर देखे तुरंत प्रकट हुई और अपने छोटे हाथ ईदान की ओर बढ़ा दिए। क्या तुम्हें भूख लगी है? ईदान ने मुस्कुराते हुए रिज्जी की तरफ अपनी तर्जनी उंगली बढ़ाई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उंगली पकड़ी, उसे अपने मुंह में डाला और काटा और लालच से पीने लगी। धीरे धीरे पियो, धीरे धीरे, ईदान ने कहा, लेकिन रिज्जी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने इतनी लालच से पी लिया जैसे उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं पिया हो। हार मानकर ईदान ने बस बच्चे के संतुष्ट होने का इंतजार किया। जल्द ही पिछली बार की तरह रिज्जी ने बहुत धीरे धीरे खून पीना शुरू कर दिया, मानो वो इसका स्वाद ले रही हो और प्रक्रिया का आनंद ले रही हो। ये विश्वास नहीं कर पाने में कि वो रिज्जी के लिए एक दाई बन गया था, ईदान ने उसे खाना खिलाना समाप्त किया, उसे थोड़ा लाड़ प्यार किया, उसे वापस दूसरे स्टार के पास लौटा दिया। अपने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसे लगा कि रिज्जी उसके स्टार के अंदर पूरी तरह आनंद में है। उसे लगा कि उसका वहां रहना बाहर रहने से ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए जब ईदान उसे बुलाता था तो वो विरोध नहीं करती थी, बस कभी कभार अपने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसे साफ कर देती थी कि वो उसका खून पीना चाहती है। रात का खाना पकाकर और अपने दोनों साथियों को खिलाने के बाद ईदान ने सामान पैक किया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। 2 दिन बाद बर्फ की सी सफेद पेंटिंग के बीच पक्षी की नज़र से देखने पर ईदान ने दूरी पर एक छोटे शहर की रूपरेखा देखी। नीचे आओ नेड, ईदान ने नेड के चिड़िया जैसे सिर पर थपथपाते हुए कहा। उसके आदेश का पालन करते हुए नेड ने धीरे से नीचे उतरा। जैसे ही ईदान और कोको ने उसकी पीठ छोड़ी, नेड ने एक काली लोमड़ी का रूप धारण कर लिया। नहीं नेड, मानव रूप में वापस जाओ, ईदान ने नेड को फिर से लोमड़ी बनते हुए कहा। कुछ अनिच्छा के साथ नेड भूरे बाल और हरी आंखों वाले एक युवक के रूप में पुनः प्रकट हुआ। लो, इन्हें पहन लो, ईदान ने नेड को वो अतिरिक्त सर्दियों के कपड़े दिए जो उसने और एराबेल ने रास्ते में खरीदे थे। वाह, ईदान ने नेड की नई रूप की सराहना करते हुए प्रसन्नता से कहा। अब से तुम इसी वेश में मेरे पीछे पीछे आओगे। जब हम अकेले होंगे तभी तुम चाहो कि अपना लोमड़ी का रूप धारण कर सको। मैं भी चाहती हूँ कि तुम बोलना शुरू करो नेड। अगर तुम हमेशा चुप रहोगे तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। नेड ने सिर हिलाया और ईदानों से घूरता रहा। ओके मास्टर, नेड ने कहा, अंत में ईदान की निगाह के नीचे बोलते हुए। चलो लोगों के सामने मुझे युवा स्वामी कहो नेड, और एराबेल को युवा मालकिन। जी युवा स्वामी। अब से मैं बदनाम युवा स्वामी हूँ, ईदान ने सामान्य से थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, एक नई भूमिका आजमाने के लिए तैयार। टकराना, टकराना, टकराना। उतरने के बाद कुछ दूर चलने पर शहर की ओर जा रहे ईदान और नेड ने गोलियों की आवाज सुनी। इसने तुरंत उनका ध्यान आकर्षित किया। दिलचस्प,
एडान ने कहा। जैसे ही एक स्वर्ण रैंक जागृत हुआ, वो इस बात में बहुत रुचि रखने लगा कि आधुनिक हथियार उनके खिलाफ कितने प्रभावी थे। बेशक एडान खुद पर इसका परीक्षण नहीं करना चाहेंगे। मुझे डर है कि बंदूकें अभी भी जागृत लोगों के खिलाफ कुछ हद तक प्रभावी हैं, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, और सोचा कि क्या उन्हें वहां जाकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। एक क्षण विचार करने के बाद एडान ने इसकी जांच करने का निश्चय किया। क्या कोई मुसीबत में है? उसने नेड की ओर मुड़कर पूछा। उसने बस अपने कंधे उचका दिए। ठीक है, चलो चलें, एडान ने कहा। नेड को अपने पीछे आने का इशारा किया और गोलियों की आवाज की ओर बढ़ गया। हाँ युवा स्वामी, नेड ने कहा और उसके पीछे चला गया। सिस्टम, मुझे यकीन है कि आपके पास अधिक सटीक जानकारी है, इसलिए मुझे बताएं कि मेरे स्तर के मेजबानों के खिलाफ हमारी दुनिया के हथियार कितने प्रभावी हैं। होस्ट, ये उस विशिष्ट प्रकार के हथियार के बारे में है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। यदि आप इसका मोटे तौर पर केवल शक्ति के आधार पर मूल्यांकन करते हैं तो आपके स्तर के अप्रशिक्षित होस्ट्स ऑफ सिस्टम्स के विरुद्ध कम शक्ति वाले हथियारों की दक्षता बहुत कम होती है। हालांकि अगर ये आंखों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में लग जाए तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। मध्यम शक्ति के हथियार पहले से ही खतरा पैदा कर सकते हैं लेकिन घातक नहीं। उच्च शक्ति वाले हथियार घातक हो सकते हैं। तो बंदूकें अभी भी हमारे लिए खतरा हैं, ये दुखद है। हाँ होस्ट, हालांकि इस प्रणाली ने आपके स्तर के अप्रशिक्षित होस्ट के लिए हथियारों के खतरे का केवल मोटा अनुमान ही दिया है। फिर भी यह अनुशंसा करती है कि आप प्लैटिनम रैंक तक पहुंचने तक आग्नेयास्त्रों से सावधान रहें। मैं आपकी बातों पर ध्यान दूंगा, एडान ने उत्तर दिया। ये तथ्य कि हम जागृत हो गए हैं और हमारे पास शक्तियां हैं हमें अजय और सर्वशक्तिमान नहीं बनाता है, एडान ने सोचा, उस ओर बढ़ते हुए जहां से गोलियों की आवाज आ रही थी। तो दुनिया के विकास के वर्तमान स्तर में सेना की तरह सामान्य लोगों में भी सोने के जानवरों का विरोध करने की एक निश्चित शक्ति होती है, बजाय पूरी तरह से रक्षाहीन होने के। उनके मन में एक विचार आया। एडान को अब समझ आने लगा था कि जागृत लोगों की भारी कमी के बावजूद संघ दूसरी आपदा से कैसे बच पाया। सेना अभी भी जानवरों से लड़ने में सक्षम थी और एडान को यकीन था कि उस लहर के दौरान दुनिया के सभी जानवर स्वर्ण श्रेणी के नहीं थे। एडान ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि 2 महीने में तीसरी आपदा होने वाली थी, पहली आपदा जिसमें वो और आराबिल भाग लेंगे। वेब पर पढ़ी गई जानकारी के अनुसार दूसरी आपदा के बाद जागृत लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। अब उनकी संख्या 5000 से थोड़ी ज्यादा थी, जो दूसरी आपदा से पहले की तुलना में काफी ज्यादा थी। उनमें से अधिकांश जुनोनिया में थे, जहां वे अपना स्तर बढ़ाने और अपने कौशल में सुधार करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे जैसे वे उस जगह के पास पहुंचे, गोलियों की आवाजें तेज हो गईं। एक छोटे से चबूतरे पर चढ़कर एडान और नेड आखिरकार दूर से लोगों के एक समूह को देख पाए, जो पेड़ों से बंधे जानवरों के सामने खड़े होकर बारी बारी से उन पर गोलियां चला रहे थे। भैंग भैंग भैंग। एक व्यक्ति को छोड़कर सभी के पास लड़ाकू राइफलें थीं। जिज्ञासावश एडान ने पहचान की आंख का उपयोग करने का निर्णय लिया। पहचान: नाम निक, जाति मानव, नश्वर, आयु 28, यादृच्छिक जानकारी सैडिस्ट। पहचान: नाम पॉल, जाति मानव, आयु 25, यादृच्छिक जानकारी छेड़छाड़ करने वाला। एडान ने अपनी क्षमता से सबको परखा और जितना वो देखता गया उसका मूड उतना ही खराब होता गया, एक दूसरे से भी बदतर है। एडान सोच ही रहा था कि अचानक उसकी पहचान की आंख क्षमता ने हर व्यक्ति की जांच में लगभग एक जैसी जानकारी दिखानी शुरू कर दी। पहचान: नाम क्रॉस, जाति मानव, ग्लोडेन रैंक, आयु 21, यादृच्छिक जानकारी नए लोग गिल्ड लीडर का दाहिना हाथ, जागृत व्यक्ति। एडान को लोगों के एक समूह के बीच जागृत व्यक्ति मिला और ये वो व्यक्ति था जिसके पास कोई हथियार नहीं था। नए लोगों का समूह। एडान ने इस जानकारी को याद रखने का निश्चय किया। जब उसने लोगों पर नजर डाली तो उसका ध्यान पेड़ों से बंधे जानवरों की ओर गया। एक नजर में एडान को एहसास हुआ कि ये वो साधारण जानवर नहीं थे जिन्हें वो जानता था, बल्कि ऐसे जीव थे जो विकास से गुजरे थे। जिज्ञासावश एडान ने उनमें से एक की अपनी पहचान की आंख से जांच की। पहचान: नाम अनस्पेसिफाइड, जाति स्नोवुल्फ, रैंक 2, रजत, यादृच्छिक जानकारी एक ध्रुवीय भेड़िया जो विकास की ऊर्जा के प्रभाव में विकसित हुआ है। ओह, एडान चिल्लाया और स्नो वाइट भेड़िए को देखा, जो एक मजबूत जंजीर से पेड़ से बंधा हुआ था और राइफल की गोलियों को निपुणता से दर छोड़ कर रहा था। इस जगह पर कुल 5 जानवर थे, 3 स्नोवुल्फ और 2 सफेद लोमड़ी। 3 भेड़ियों में से 2 पहले ही बेसुध पड़े थे, उनके शरीर लाल खून से सने हुए थे। ये साफ था कि ये लोग जानवरों को निशाना बनाकर उन्हें धमका रहे थे। पहले 2 जानवर कई घावों के साथ तड़प तड़प कर मर गए थे और उनके खून से उस पेड़ के आसपास की हर चीज सनी हुई थी जिससे उन्हें बांधा गया था। उस समय लोग तीसरे भेड़िए पर गोली चला रहे थे और बचे हुए 2 जानवर सफेद लोमड़ी धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लोगों की ओर गुर्राकर अपने नुकीले दांत दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें बांधी हुई जंजीरें इतनी मजबूत थीं कि वे अपने
उत्पीड़कों पर हमला नहीं कर पा रहे थे। ईडान जो कुछ भी घटित हो रहा था उसे देखकर उसके मन में मिश्रित भावनाएं थीं। उसके सामने जो लोग थे न केवल बुरे थे बल्कि घृणित भी थे, और चूंकि जागृत व्यक्ति उनके साथ था इसलिए संभवतः वो भी उन्हीं के जैसा था। हालांकि ईडान को जानवरों पर दया आ रही थी, लेकिन वो समझता था कि मानव और जानवरों का साम्राज्य इस समय अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ हद तक सभी विकसित जानवर मानवता के दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन ईडान इन लोगों को इन जानवरों को धमकाते हुए नहीं देख सकता था। हाँ, जानवर दुश्मन थे, लेकिन बेसहाय दुश्मनों के साथ इस तरह का व्यवहार ईडान के लिए गलत था। अगर वो इन लोगों की जगह होता तो इन सभी जानवरों को मार डालता, लेकिन उन्हें प्रताड़ित नहीं करता। वो 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 अचानक कोको जो ईडान के कंधे पर बैठी थी दयनीय रूप से गुर्राने लगी। क्या? उसने पूछा और फिर मानसिक संपर्क का प्रयोग किया। बचाओ बचाओ, एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। क्या आप मुझसे इन लोमड़ियों को बचाने के लिए कह रहे हैं? ईडान ने पूछा और कोको ने जोर से सिर हिला दिया। ईडान सोच रहा था कि जो हो रहा है उसमें दखल दिया बेहतर होगा कि उसे नजरअंदाज कर दे। वो समझ रहा था कि शायद दुनिया भर में रोजाना ऐसी ही घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन लगता है कोको ने उसके लिए फैसला पहले ही कर लिया है। चकराना? हाँ, समझ गया। धत तेरी की लानत है। भेड़िए पर चलाई गई गोलियों में से एक उसकी जांग के पिछले हिस्से में लगी। गोली चलाने वाला आदमी बहुत खुश हुआ, जबकि बाकी लोग गालियां देने लगे। हारे हुए, मेरे क्रेडिट कहाँ है? वो हंसा। उन्होंने जवाब दिया, आप तो भाग्यशाली हैं। अच्छा, जब तुम पिछली शर्त जीत गए थे तब तुमने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। छी! आदमी ने जीभ चटकाई और शर्त में हारे हुए क्रेडिट उसे सौंप दिए। हे, जब तक हो सके इसका आनंद लो। 2 और गोल हैं और मैं अपना जरूर हासिल करूंगा। वो बुदबुदाया। क्रॉस ने अपनी बाहें छाती पर रखे हुए नीचे देखा कि कैसे आम लोग निहत्थे जानवरों पर गोली चलाने में खुश होते हैं। एक स्वर्ण श्रेणी के जागृत व्यक्ति की तरह उसने उन्हें तिरस्कार से देखा। अगर उसकी मौजूदगी ना होती तो ये लोग इतनी आज़ादी से पेश न आते। वे उत्तरी सीमा पर थे, जहां आम लोगों का शहर से बाहर रहना खतरनाक था। उस अजीब ऊर्जा के कारण वहां लगभग कोई भी जानवर नहीं बचा था जो विकास से न गुजरा हो। मनुष्यों के विपरीत सभी जानवर पहले से अधिक खतरनाक और जानलेवा हो गए हैं। अब ये भेड़िया आसान निशाना बन गया है। चलो एक नई शर्त लगाते हैं, जो भी इसके सिर पर वार करेगा वही जीतेगा। एक आदमी ने सुझाव दिया और बाकी लोग उत्साह से सहमत हो गए। जो कुछ हो रहा था उससे उनमें से हर एक को बहुत खुशी मिल रही थी। ऐसा हर रोज नहीं होता कि वे एक ही समय में विकसित जानवरों को गोली मार सकें और जुआ खेल सकें। अरे देखो, पास में आ रहे 2 लोगों की आकृति देखकर उनमें से एक व्यक्ति चिल्लाया। क्रॉस जो चुपचाप ये सब देख रहा था, उसने भी उधर देखा और 2 युवकों को बर्फीली जमीन पर आत्मविश्वास से उनकी ओर आते हुए देखा। वे अच्छे सर्दियों के कपड़े पहने हुए थे, जिसने तुरंत उसका ध्यान खींचा। क्रॉस ये देखे बिना नहीं रह सका कि वे सेना या आम नागरिकों जैसे नहीं लग रहे थे, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी उस आदमी के कंधे पर बैठे एक छोटे लोमड़ी जैसे जानवर को देखकर हुई, जो आगे चल रहा था। जानवरों ने भी उन 2 लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा। हालांकि दोनों लोमड़ियों की प्रतिक्रिया भेड़िए से अलग थी, जो गोली लगने के दर्द के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं था और अपने दांत दिखा रहा था। लोमड़ियां अचानक चुप हो गईं। उनकी निगाहें उस आदमी के कंधे पर बैठी नन्ही लोमड़ी पर टिक गईं। वे इस नन्हे जीव से आ रहे दबाव को महसूस कर सकती थीं, मानो उनका खून और वंश उसे पुकार रहे हों। लोमड़ियां उसके आगे नतमस्तक होने और इस नन्ही लोमड़ी के आगे झुकने को तैयार थीं। तुम मेरे ऋणी रहोगे कोको, ईदान ने शांतिपूर्वक कहा, लोगों की ओर चलते हुए अपने कंधे पर बैठी लोमड़ी को संबोधित करते हुए। क्या आप जानते हैं कि आपकी कैंडी की कीमत कितनी है? कोको ने ईदान की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। ये बहुत महंगे हैं, ईदान ने कहा। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम काम करो और कुछ पैसे कमाने में हमारी मदद करो, फिर तुम्हें मिलने वाली कैंडीज की संख्या बढ़ जाएगी। कोको के चेहरे पर शक की एक परछाई उभर आई। उसके बॉस ने उसे पैसे कमाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन कैसे? उसे समझ में ही आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। तुम्हें जानवरों की भाषा आती है ना? ईदान ने उसकी विचारशील नज़र देखकर पूछा। कोको ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें 2 लोमड़ियां दिख रही हैं? अगर हम उन्हें बचा सकें तो उनसे बचाव शुल्क मांगो, कोई उपयोगी चीज मांगो, कोई दुर्लभ संसाधन, जानकारी या कुछ और जो बेचा जा सके, ईदान ने सुझाव दिया। कोको की आंखें चमक उठीं। वो उसने धीमी आवाज में कहा, जिससे ईदान को यह स्पष्ट हो गया कि वो उस पर भरोसा कर सकता है। ईदान उसके उत्साह को देखकर मन ही मन मुस्कुराया। हाँ, उसने और आराबेल ने कोको को जो मिठाई दी थी वो महंगी थी और ईदान ने यह सिर्फ मजाक के तौर पर कहा था, लेकिन अब जब वो इतनी उत्साहित थी तो वो ये देखना चाहता था कि क्या होगा। नेड चुपचाप ईदान के पीछे पीछे चला गया और ध्यान से सुनने लगा कि उसका मालिक छोटी लोमड़ी से क्या कह रहा है।
उसका दिमाग काम करने लगा था और वो भी अपने मालिक को कुछ क्रेडिट कमाने में मदद करना चाहता था। ऐसा लगता है कि वह सेना नहीं है, ईदान ने समूह को नज़दीक से देखते हुए निष्कर्ष निकाला। जैसे ही ईदान और नेड पास आए, कुछ आदमियों के एक समूह ने अपने हथियार निकाल लिए। उनकी सतर्कता देखकर ईदान और नेड रुक गए। समूह ने कुछ समय तक मौन रहकर एक दूसरे का मूल्यांकन किया। यद्यपि ईदान थोड़ा लापरवाह दिख रहा था, लेकिन वो अंदर से बहुत केंद्रित था। अब भी लेकिन तब भी वे कहीं भी दे सकते हैं। इस क्रैक पे ने 3 गोलियों के बाद तैयार हो सकती है, तो फिर से देने का मौका रहेगा। तो इस विषय पर वो विचार कर रहा था। उससे पहले कि आम लोगों का समूह उन 2 अजनबियों के खिलाफ कुछ कर पाता, क्रॉस आगे बढ़ा। क्या तुम जागृत हो? क्रॉस ने ईदान से सीधे पूछा। ईदान ने जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की। उसने अपने सामने खड़े आदमी और उसके पीछे हथियार तैयार करके खड़े लोगों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हाँ, मैं एक जागृत व्यक्ति हूँ। और अपनी आवाज़ में अहंकार का एक स्वर जोड़ते हुए, जैसा कि उसका रूप और उसके द्वारा चुने गए युवा मालिक की भूमिका से मेल खाता था, ईदान ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम भी एक जागृत व्यक्ति हो। क्या तुम इसी शहर से हो? क्रॉस को ईदान का अहंकारी स्वर पसंद नहीं आया, लेकिन उसने इसे प्रदर्शित नहीं किया। हाँ, मैं एक जागृत व्यक्ति हूं और नहीं, मैं इस शहर से नहीं हूं, उसने उत्तर दिया। वो लोग भी ईदान को नापसंद करने लगे थे और ये बात उसे तुरंत समझ में आ गई। उनके चेहरों पर असंतोष साफ दिखाई दे रहा था। तो क्या हुआ अगर तुम एक जागृत व्यक्ति हो? अच्छा तो जनाब, मैं देख रहा हूं कि आपको निहत्थे जानवरों को सताने में बहुत मजा आया। दर्शकों की ओर देखते हुए ईदान ने पूछा। फिर जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची की और कहा, मज़ा खत्म हो गया, चले जाओ। क्या? भीड़ में से किसी ने ईदान के बातों से नाराज होकर कहा। क्रॉस भी ऐसी बेबाक पुकार सुनकर भौंचक्का रह गया। ईदान ने एहसास किया कि उसके सामने खड़ी ये भीड़ समाज के निचले तबके की है और उसे इनसे छुटकारा पाने की इच्छा हुई, लेकिन साथ ही कुछ उसे रोक रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या है। इसलिए जब भी संभव हो उसने स्थिति को बहुत आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इस समय भी इसकी संभावना को नहीं नकारा। तो क्या हुआ अगर तुम एक जागृत व्यक्ति हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? उनमें से एक आदमी चिल्लाया। आप हमें आदेश देने वाले कौन हैं? तुम भी यहाँ से चले जाओ। ईदान ने शांतिपूर्वक उनकी बातें सुनी, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे से और नेड के साथ उसके अनुबंध के माध्यम से एक मजबूत हत्या का इरादा महसूस हुआ। नेड को ये पसंद नहीं आया कि उसके सामने कमज़ोर आदमियों का समूह उसके मालिक पर चिल्ला रहा था। वो गुस्से से भर गया और उन सभी लोगों को ख़त्म कर देने की इच्छा कर रहा था। ईदान ने सिर हिलाया। उसे नेड की सोच से थोड़ी जलन हो रही थी, जो इतनी सरल थी। साथ ही ईदान खुद भी न जाने क्यों हर चीज़ को जटिल बनाना और अनोखे हल ढूंढना पसंद करता था। ईदान ने सोचा कि उसे इतना सोचना बंद कर देना चाहिए और आसान रास्ते ढूंढने चाहिए। कभी कभी सीधे सीधे काम करना और फिर उसके परिणामों का सामना करना बेहतर होता है। आखिरकार ईदान कभी कभी अपने विचारों से छोटी सी बात को भी बड़ा बना देता था। उसे संतुलन खोजने की आवश्यकता थी। लेकिन इससे पहले कि ईदान कोई अंतिम निर्णय ले पाता, क्राउस ने अचानक कहा, चल दर। उसके पीछे खड़े लोगों की भीड़ आश्चर्य से चुप हो गई। हालांकि बाद में वे क्रोधित होने लगे। क्या? क्यों? वे तो केवल 2 ही है ना? डर गए? सबने अपनी नाराजगी व्यक्त की, लेकिन क्राउस टस से मस नहीं हुआ। वो ईदान को गौर से देखता रहा और सबके जाने का इंतजार करता रहा। हम फिर मिलेंगे, उसने आखिरी बार कहा और कमरे से बाहर जाने वाला आखिरी व्यक्ति था, जिससे ईदान का चेहरा सोच में पड़ गया। क्या तुम्हें सब याद है? ईदान ने नेड से पूछा और नेड ने सिर हिलाया। नेड को सचमुच वो सभी लोग याद थे जिन्होंने ईदान का अपमान किया था, और वो उनके चेहरे जल्दी नहीं भूलेगा। अच्छा, ईदान ने नेड से कहा। ईदान को बुरा लग रहा था कि मामला यहीं खत्म नहीं होगा। उसने आराम नहीं किया, बल्कि अपनी सतर्कता और बढ़ा दी। उसने अपने आसपास के किसी भी बदलाव को भांपने के लिए अपनी पूरी आत्मिक शक्ति भी लगा दी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सभी उसकी आत्मिक शक्ति की सीमा से बाहर हैं, ईदान ने उसे हटाया नहीं, बल्कि अपना ध्यान जानवरों पर केंद्रित कर दिया। उसने आत्मिक शक्ति को सक्रिय ही रहने दिया, हालांकि वो जानता था कि ये थका देने वाली हो सकती है। हालांकि अतिरिक्त सावधानी बरतना कभी नुकसानदायक